डोडो टीवी। अभय गांव में रहने वाला एक आम आदमी। उम्र होगी यही कुछ 26-27 साल, लेकिन अपनी उम्र से भी ज्यादा बड़े सपने लेकर वो शहर आया था। शहर में उसके दोस्त रवि ने उसे आसरा दिया। रवि के घर में रहकर वो अपने लिए अच्छी नौकरी तलाश करता रहा, लेकिन महीना बीत जाने पर भी उसे नाकामयाबी ही हाथ लगी। एक शाम अभय और रवि घर पर बैठे शराब पी रहे थे। यार अभय, देख तुम मुझे गलत मत समझना, पर सच्चाई यही है कि हम जैसे हिंदी मीडियम से पढ़े लोगों के लिए इस शहर में कोई अच्छा काम है ही नहीं। अब मुझे ही ले ले। तुझे तो पता ही है कि कुछ साल पहले मैं भी तेरी तरह कुछ बड़ा ख्वाब लेकर इस शहर में आया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे भी तेरी ही तरह नाकामयाबी ही मिली। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्त कि तू वापस गांव लौट जा और वहां जाकर खेती बाड़ी कर। शहर में कुछ नहीं रखा है। यार रवि, बात तो तेरी 100% सही है, लेकिन क्या मुंह लेकर गांव जाऊंगा। दोस्तों से कहकर आया था कि शहर से कुछ बन के ही वापस लौटूंगा, लेकिन अगर हार मानकर वापस गया तो मैं एक मजाक बनकर रह जाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि यहीं रहकर कोई छोटा मोटा काम कर लूं। रवि हंसते हुए बोला, भाई अगर ऐसी बात है तो तू मेरी तरह सेल्समैन की नौकरी क्यों नहीं कर लेता? मुझे तो बस घर घर जाकर सूरज छाप साबुन और साइकिल छाप अगरबत्ती बेचनी पड़ती है। बदले में महीने के 20,000 पगार और थोड़ा बहुत कमीशन अलग से मिल जाता है। हाँ, थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन कमाई अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन तू लोगों को ये प्रोडक्ट कैसे बेचता है? भाई सब शब्दों का खेल है। बस प्रोडक्ट से ज्यादा कस्टमर की तारीफ करनी पड़ती है। फिर क्या, सारा सामान जादू की तरह हाथों हाथ बिक जाता है। और तू तो बात करने में उस्ताद है। ये काम तेरे लिए परफेक्ट है। तू इस काम में बहुत तरक्की कर सकता है। ठीक है रवि, तू मुझे एक काम दिलवा दे, लेकिन सुन, मुझे ये छोटे मोटे प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं। मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट देना जिसमें ज्यादा पैसे मिले। ठीक है यार, समझ ले तुझे ये नौकरी मिल गई। कल तू मेरे साथ मेरे ऑफिस चलना। अगले दिन ही अभय ने सेल्समैन की नौकरी ज्वाइन कर ली। अभय ऑफिस से एक बॉक्स लेकर घर आया। यार रवि, इस बॉक्स में क्या हो सकता है? क्या ये चीज मुझे ज्यादा पैसा कमाने में मदद कर सकती है? अभय ने बॉक्स खोला और उसके अंदर से एक चीज निकली। अब ये क्या है? प्रेत बाधा कवच? यार सच कहूं तो तेरी लॉटरी लगने वाली है। तूने कहा था ना कि तुझे कोई ऐसी चीज बेचनी है जिससे तू ज्यादा पैसे कमा सके, तो यही है वो चीज। देख भाई, ये साबुन और अगरबत्ती, इन सारी चीजों के दाम तो पहले से तय होते हैं, लेकिन ये प्रेत बाधा कवच एक ऐसी चीज है जिसे तू कितने भी दामों में अपनी मर्जी से बेच सकता है। हाँ, बशर्ते तू लोगों को अपनी बातों में फंसा सके। वो तो ठीक है, लेकिन मैं इसे बेचूंगा कहाँ? इस शहर में तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। अगर मैं उन्हें ये बेचने गया तो वो चप्पलों से मेरी पिटाई कर देंगे। अब मैं क्या करूं यार? भाई तू फिक्र क्यों करता है? सुन मेरी बात, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक बस्ती है, प्रेमनगर। तू वहां जा। वो क्या है कि वहां रहने वाले ज्यादातर लोग गांव से आए हैं और बहुत से लोग पुराने ख्यालात के हैं। तू वहां अपना काम अच्छे से कर सकता है। समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यार रवि, पता नहीं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं। तू मेरी इतनी मदद कर रहा है। बस एक बार ये सारा सामान अच्छी कीमत पे बिक जाए, फिर मैं तुझे एक शानदार पार्टी दूंगा। फिर शाम होते ही अभय एक बैग में वो प्रेत बाधा कवच लेकर प्रेमनगर पहुंच गया। शाम ढलने ही वाली थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। रह रहकर बादल भी गरजने लगे। तेज बारिश होने के आसार लग रहे थे, लेकिन अभय ने भी ठान लिया था कि आया हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। एक न एक कवच तो बेच कर ही जाऊंगा। ये सोचता हुआ अभय आगे बढ़ रहा था, लेकिन बस्ती में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकला था।
अभय को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसने अनुमान लगा लिया कि खराब मौसम के चलते सब घर के अंदर होंगे। वो आगे बढ़ता रहा। उसने बस्ती में सबसे पहले घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी की आवाज आई। कौन है भाई, क्या चाहिए तुम्हें? सर, मेरा नाम अभय है, मैं एक सेल्समैन हूँ। मैं आपके लिए एक बड़े ही काम की चीज लेकर आया हूँ। नहीं, हमें नहीं चाहिए कोई भी चीज, तुम जाओ यहाँ से। सर, बस एक बार देख तो लीजिए, अगर पसंद ना आए तो मत लीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। जशपाल दरवाजा खोलकर बाहर आया। दिखाओ कौन सी चीज दिखाना चाहते हो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सर, ये देखिए, ये है प्रेत बाधा कवच। ये आपको किसी भी बुरी शक्ति जो आपका नुकसान कर सकती है उससे बचा सकता है। इस तरह अभय ने टूटे फूटे शब्दों में छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन जशपाल का गुस्से से भरा चेहरा देखकर अभय को पूरा यकीन हो गया कि जशपाल इसे बिल्कुल नहीं खरीदेगा। इससे पहले कि जशपाल मना करता, अभय अपना सामान लेकर वापस जाने लगा। तभी जशपाल ने एक शब्द कहा। कितने की है? ये सुनकर अभय के चेहरे पर जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई। सर देखिए, ऐसी चीजों की कीमत लगा पाना तो मुश्किल है, फिर भी आप इसके 2600 रुपए ही दे दीजिए। अभय जानता था कि वो आदमी उससे मोल भाव जरूर करेगा, इसलिए अभय ने पहले से ही 2 गुना दाम बताया। लेकिन उस आदमी ने तो एक शब्द भी नहीं कहा और तुरंत अपनी जेब से 2600 रुपए निकालकर अभय को दे दिए। अभय जशपाल को सामान बेचकर वहाँ से चला तो आया, लेकिन उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से उसका सामान कैसे बिक गया। इसी तरह उसने उस बस्ती के 5-6 लोगों को वो कवच आसानी से बेच दिया। अभय बहुत खुश था, उसके अंदर एक आत्मविश्वास जाग उठा। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अभय सिर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि घर का दरवाजा आधा खुला हुआ है। अभय बारिश से बचने के लिए सीधा घर के अंदर चला गया। अंदर हल्की रोशनी थी। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। अभय को लगा कि घर पर कोई नहीं है, इसलिए वो दरवाजे पर खड़ा बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। कौन हो बेटा तुम? अभय ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे 40-42 साल का एक आदमी खड़ा था। जी, मैं सेल्समैन हूँ। वो बारिश तेज हो गई थी तो इसलिए यहाँ आ गया। मुझे लगा कि यहाँ कोई रहता नहीं होगा, इसलिए मैंने आवाज नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा, जब तक बारिश नहीं रुकती तुम अंदर आकर बैठ जाओ। अभय अंदर बैठ गया। वो आदमी भी अभय के सामने बैठा था। अभय ने मन ही मन सोचा, अब यहाँ आ ही गया हूँ तो क्यों ना आखिरी कवच इसे ही बेच दूं। अभय ने उस आदमी को कवच के बारे में बताया। अभय की बात सुनकर वो आदमी हंस पड़ा। नहीं बेटा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे सर, ले लीजिए, आपके बस्ती के बहुत से लोगों ने कवच खरीदा है, बस एक ही बचा है। मैं आपको बहुत कम दाम में दे दूंगा, बस 2600 रुपए में। अरे बेटा, वो लोग बहुत डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने तुमसे एक कवच खरीद लिया। वो क्या है ना कि कुछ दिन पहले इस बस्ती के किसी घर में कर्जे में डूबे एक पति और पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। बस्ती में रहने वाले कुछ लोगों ने उस पति और पत्नी की आत्मा को बस्ती में भटकते हुए देखा है, इसलिए डर के मारे वो तुमसे प्रेत बाधा कवच खरीद रहे हैं। लेकिन मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं है, और ये प्रेत बाधा कवच नकली है, किसी काम का नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। बेटा, अब तुमने कह ही दिया है तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लाओ, मुझे वो कवच दे दो, क्या पता कल वो पति पत्नी की आत्मा मुझे भी दिख जाए। जी सर, लीजिए। ठीक है बेटा, तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। वो आदमी अंदर चला गया। अब अभय के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी, क्योंकि उसका सारा कवच अच्छे दाम पर बिक चुका था। अभय बहुत देर तक इंतजार कर रहा था, पर वो आदमी पैसे लेकर बाहर नहीं आया। अभय उसे देखने अंदर गया। अंदर पहुंचकर अभय ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
अंदर उसी आदमी और उसकी पत्नी की लाश फांसी के फंदे से लटक रही थी। अभय उन्हें देखकर डर के मारे कांप उठा। तभी उन दोनों लाशों ने अपनी आंखें खोली और अभय के ऊपर कूद पड़े। अभय की चीख पूरी बस्ती में गूंज उठी। अगली सुबह रवि अभय को ढूंढता हुआ पुलिस वालों के साथ बस्ती में आया। कुछ लोगों के बताने पर रवि उस घर में गया जहां अभय रुका था, लेकिन उस घर में अभय का नामो निशान नहीं मिला। मिली तो बस वो प्रेत बाधा कवच। आधी रात का समय था। अविनाश अपनी कार से लौट रहा था। अविनाश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। उसने हाल ही में शहर में थोड़ी दूर एक कॉलोनी में घर लिया है, जहां आसपास कुछ ही घर हैं। अविनाश को घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वो हाईवे पर तेजी से कार चला रहा था। रास्ते में धुंध होने के कारण अविनाश बहुत कम दूरी तक ही देख पा रहा था। तभी अचानक उसकी कार से कोई टकराया। अविनाश घबरा गया। उसने ब्रेक लगाया और कार फिसलती हुई थोड़ी दूर पर जाकर रुक गई। अरे नहीं, ये आखिर था क्या जो मेरी कार से टकराया? कहीं वो कोई इंसान तो नहीं? मुझे जाकर देखना होगा। अविनाश डरा हुआ कार से नीचे उतरा और आसपास देखने लगा। अरे यहां तो बहुत अंधेरा है और ऊपर से धुंध, कुछ भी नहीं दिख रहा। जरूर कोई जानवर टकराया होगा। अरे नहीं, बहुत देर हो गई, मुझे ऐसे निकलना चाहिए। अविनाश अपनी कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। फिर 4 दिन बाद अविनाश ऑफिस से घर लौटा। रात के कुछ 11 बजे थे। वो अपनी कार पार्क करके घर की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक पड़ोस के घर में ऊपर के कमरे की खिड़की से एक लड़की उसे घूर रही थी। अविनाश भी उस लड़की को देखकर मुस्कुराया और घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस लड़की की नजर अब भी अविनाश के दरवाजे की तरफ थी। रात के 1 बजे थे। अविनाश अपने कमरे में सो रहा था। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अविनाश उठा और दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक लड़का खड़ा था। कौन हो तुम? हेलो सर, मेरा नाम धीरज है। मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। एक्चुअली मेरे घर का लॉक खराब हो गया है, दरवाजा नहीं खुल रहा। क्या आप मुझे कोई टूल्स दे सकते हैं जिससे मैं उसे खोल सकूं, प्लीज सर? अविनाश को धीरज पर शक हुआ। लेकिन वो लड़की तो अंदर है ना? लड़की? कौन लड़की? वही जो ऊपर के कमरे में। मैंने थोड़ी देर पहले उसे देखा था। आप मजाक तो नहीं करते? मेरा घर तो मैंने किराए पर लिया है और अकेला ही रहता हूँ मैं। उस वक्त अविनाश के मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने सब सवालों को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, मैं टूल्स लेकर आता हूं। अविनाश टूल्स लेने अंदर गया। जब वो टूल्स लेकर वापस आया तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं था। उसने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा, पर धीरज कहीं नजर नहीं आया। फिर अविनाश ने धीरज के घर की तरफ देखा। उसका दरवाजा बंद था। अविनाश को लगा कि धीरज अपने घर जा चुका है। अविनाश वापस अपने घर के अंदर जाने ही वाला था कि उसकी नजर ऊपर खिड़की पर गई। अविनाश ने देखा कि वो लड़की अब भी ऊपर कमरे की खिड़की से खड़ी उसे घूर रही है। अविनाश उसे देखकर सहम गया। तभी अचानक उस लड़की ने अविनाश की कार की तरफ इशारा किया और वहां से चली गई। अविनाश सच का पता लगाने धीरज के घर गया। उसके घर का दरवाजा बंद था। अविनाश ने बेल बजाई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो वापस जा ही रहा था, तभी कहीं से धीरज वहां आ गया। अविनाश धीरज को वहां देखकर चौंक गया। धीरज, तुम कहां चले गए थे? कोई लड़की तुम्हारे घर पर है, ऊपर वाले कमरे में। आप क्या बोल रहे हैं? अंदर कोई भी नहीं है। मेरा घर तो बाहर से बंद है। ठीक है, तो क्या मैं अंदर आकर देख सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। धीरज ने टूल्स लिए और दरवाजे को खोला। फिर दोनों अंदर गए। घर में बहुत गंदगी थी। जगह जगह धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लटक रहे थे।
धीरज, यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? ऐसा लग रहा है कि घर काफी दिनों से लॉक था। जी आपने सही कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर ही गया था, आज ही लौटा हूँ। अच्छा, क्या अब मैं ऊपर जाके देख सकता हूँ? हाँ आप देख सकते हैं, वहाँ कोई भी नहीं है। अविनाश ऊपर के कमरे की तरफ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा एक लड़की बेड पर बैठी हुई थी। अविनाश उसे देखकर घबरा गया। जी, आप है कौन और धीरज के घर पर क्या कर रही हैं? मेरा नाम नताशा है, मैं धीरज की पत्नी हूँ। लेकिन धीरज ने तो कहा कि वो इस घर में अकेले ही रहता है। धीरज ने ये तुमसे कब कहा? अभी थोड़ी देर पहले, वो यहाँ नीचे ही है। तुम झूठ बोल रहे हो। जी, क्या मतलब है आपका? धीरज की 4 दिन पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो डरकर नीचे की तरफ भागा। अविनाश जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं है। फिर अचानक हवाएं चलने लगी। सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही एक दूसरे से टकराने लगे और एक भयानक हंसी पूरे घर में गूंज उठी। अविनाश मौका पाकर बाहर की तरफ भागा। वो अपने घर में जाने ही वाला था कि उसका दरवाजा भी बंद हो गया। फिर अविनाश घबराया हुआ एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वो वहां से जा रहा था। वो एक सिद्ध तांत्रिक बाबा की कुटिया थी वहां, जिनकी शक्तियां और तंत्र विद्या के बारे में अविनाश ने बहुत सुना था। वो भागता हुआ तांत्रिक बाबा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे साथ आओ। अविनाश बाबा के साथ वापस धीरज के घर आया। बाबा ने धीरज की आत्मा को आवाज लगाई। कहां है तू? सामने आ। तू इस बालक के पीछे क्यों पड़ा है? सामने आ। बाबा, यहां ऊपर के कमरे में धीरज की पत्नी है। बाबा अविनाश को लेकर ऊपर के कमरे में गए। कमरे में जाते ही उन्होंने देखा कि धीरज की पत्नी भी वहां से गायब है। बाबा, वो लड़की थोड़ी देर पहले यहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अविनाश, जिसे तूने देखा था वो एक लड़की नहीं, उसकी आत्मा थी। तभी फिर से पूरे घर में भयानक हंसी की आवाज गूंजी। अचानक धीरज और नताशा की आत्माएं सामने आ गईं। क्यों परेशान कर रहे हो इसे? क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? याद है ना 4 दिन पहले क्या हुआ था? मैं अपने घर लौट रहा था, तभी इस अविनाश ने मुझे एक कार से टक्कर मार दी। मैं झाड़ियों में गिर पड़ा और मर गया। मेरी पत्नी इस सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। हमारी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। नहीं, मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा। ये सब जाने में हो गया। बहुत कोहरा था और रात का वक्त था, तुम अचानक से आ गए। हाँ, मैंने कार से उतरकर बहुत ढूंढा, लेकिन धुंध होने के कारण तुम मुझे दिखे नहीं। मैं तो मदद करना ही चाह रहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। देखो, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, इसमें अविनाश की कोई गलती नहीं है, छोड़ दो इसे। अविनाश ने बहुत माफी मांगी, लेकिन आत्माओं के सिर पर खून सवार था। तभी धीरज ने अविनाश पर हमला कर दिया। वो अपनी शक्ति से अविनाश का गला दबाने लगा। अविनाश हवा में ऊपर उठने लगा, उसका दम घुट रहा था।
ये देख तांत्रिक बाबा ने गंगा जल हाथ में लेकर अभिमंत्रित मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाए विजय, ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाए विजय। बाबा को मंत्र पढ़ता देख नताशा की आत्मा गुस्से में आ गई और बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी बाबा ने वो पवित्र गंगा जल नताशा पर छिड़क दिया। नताशा तड़पने लगी। ये देख धीरज ने अविनाश को छोड़ दिया। तांत्रिक, तूने ठीक नहीं किया। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम वापस आएंगे, जरूर आएंगे। याद रखना, खून का बदला खून। दोनों आत्माएं वहां से चली गई। बाबा, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो ये आत्माएं मुझे मार देंगी। ये ताबीज पहन लो और परेशान मत हो। इसके रहते वो आत्मा तुम्हें छू भी नहीं सकती। बाबा ने अविनाश को वो ताबीज दिया और वहां से चले गए। अविनाश ने ताबीज पाकर बहुत राहत पाई, मगर उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक वैसे ही हुआ। कुछ दिन बाद अविनाश अपनी कार से ऑफिस के लिए निकला। वो बेफिक्र होकर स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक उसे याद आया कि उसने तो वो ताबीज ही नहीं पहना है। अविनाश घबरा गया। तभी उसका ध्यान कार के मिरर पर गया। उसकी कार की पिछली सीट पर धीरज बैठा हुआ था। वो बहुत डर गया। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लगा। अविनाश की कार कंट्रोल से बाहर हो गई और सीधा जाकर एक पेड़ से जोर से टकराई। अविनाश की मौत हो गई, वो भी ठीक उसी जगह जहां धीरज की मौत हुई थी। जमींदार हरिहर सिंह की हवेली में बड़ी गहमा गहमी थी। पूरी हवेली रंगीन बल्बों की रोशनी से नहाई हुई थी। जमींदार की इकलौती बेटी पूनम की शादी थी। पूनम अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में सजी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बार बार शीशे में खुद को निहार रही थी। कितनी बार अपने आप को निहारोगी? इतनी सुंदर लग रही हो कि जीजा जी तो देखते रह जाएंगे। जैसे ही बैंड की आवाज सुनाई पड़ी, सभी सहेलियां बारात देखने जाने लगी। रुक जा, मैं भी चलूंगी। चुप कर, तू अपने गहने पहन, श्रृंगार पूरा कर। हम जरा देख के आते हैं कि बाराती कैसे हैं। कहीं शंकर जी जैसी बारात तो नहीं है। सारी सहेलियां और बहनें हंसती खिलखिलाती चली गई। जब सभी लोग उस कमरे में वापस आए तो देखा कि पूनम बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। लग रहा था कि उसके पेट में किसी ने बड़ी बेरहमी से चाकुओं से वार किया था। पूरे घर में कोहराम मच गया। किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर कैसे और क्यों हो गया। जमींदार हरिहर सिंह ने जैसे ही ये सुना, वो भागे हुए आए। आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। तुम में से किसी को भी कुछ मालूम है क्या? या कोई आया? कोई नौकर, कोई अजनबी, कोई भी? नहीं, कोई नहीं आया था। वह तो बहुत खुश थी, बल्कि जब हम बारात देखने जा रहे थे तो वो भी जाना चाहती थी। बारात लौटा दो। जिस किसी ने भी ये किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। लगता है किसी से दुश्मनी रही होगी। अरे उस बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? अरे भाई, पुलिस आएगी, छानबीन करेगी, खुद ही मालूम पड़ जाएगा भाई। ये भगवान, मेरी बिटिया की शादी बिना अड़चन के हो जाए। एक हफ्ते बाद ही चौधरी के घर उनकी बेटी सुधा की बारात आने वाली थी। चौधरी घर की सारी औरतों को सख्त हिदायत देते हुए, सुधा को कतई अकेले न छोड़ जाए, समझी? सुधा तैयार होकर बैठी थी। सभी सहेलियां उसको छेड़ रही थीं। जैसे ही बारात आई, उसकी बहन राधा को छोड़कर सब भागी। अचानक खिड़की के पल्ले जोर जोर से खड़खड़ाने लगे और दरवाजा भड़ाक की आवाज से खुल गया। राधा उसको बंद करने के लिए गई तो बाहर ही रह गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राधा की लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला।
अंदर सुधा की चीख गूंजती रही, पर बैंड बाजे के शोर में दब गई। राधा नीचे की तरफ भागी। पिताजी जल्दी चलिए, सुधा दीदी का कमरा अंदर से बंद हो गया है और खुल नहीं रहा है। जब तक सब ऊपर आते, सुधा का शरीर जमीन पर पड़ा था। उसकी गर्दन से खून का फव्वारा बह रहा था। लगता है किसी धारदार चीज से उसकी गर्दन काटी गई है। पूरे गांव में दहशत फैल गई थी। पुलिस आई। चौधरी, आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? लड़की का कोई और चक्कर तो नहीं था? नहीं नहीं, ये शादी तो उसी की सहमति से हो रही थी भाई साहब। एक के बाद एक इस गांव में 2-2 मर्डर हो गए, वो भी उस समय जब लड़की बिल्कुल दुल्हन बनी तैयार बैठी हो। कुछ अजीब चक्कर है। पुलिस अपनी कार्यवाही पूरी करके चली गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई। 1 महीने बाद सरपंच दीनदयाल की छोटी बेटी तारा की शादी थी। ऐसा सख्त पैरा बैठाऊंगा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तारा के सिर पर जैसे ही लाल ओढ़नी डाली गई, तुरंत पूरे घर की लाइट चली गई। एकदम से हड़कंप मच गया। जब तक लालटेन और टॉर्च लेकर लोग आते, तारा की पीठ में छुरा मारकर वो जा चुका था। मासूम तारा की आंखें पथरा गई थी और निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया था। ये जरूर किसी एक आदमी का काम है। कौन है जो हमारी बच्चियों को इतनी निर्दयता से मार रहा है? उस गांव में अब कोई शादी नहीं होती है। सब लोग आपस में सलाह मशवरा करते हैं। मेरी मानिए तो अब जो भी शादी होनी है वो गांव के दुर्गा मंदिर में होगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। राम लखन यादव की बेटी कंचन की शादी गांव के दुर्गा मंदिर में होनी तय हुई। सारी तैयारियां हो गई। शादी हो गई। विदा के बाद जब दुल्हन को मंदिर के बाहर ले जाकर गाड़ी में बिठाया गया, तो सभी लोग थोड़ी देर के लिए दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। तब तक हवा में एक चीख गूंजी और कंचन का शरीर गाड़ी की सीट पर ही लुढ़क गया था। इस बार चाकू उसके सीने में मारा गया था। ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये किसी शैतान की हरकत है। तभी तो मंदिर के भीतर कुछ भी नहीं हुआ। उसी समय एक भयानक अट्टहास आवाज गूंजी। हाँ, मैं शैतान हूँ। अभी जब तक सारे गांव की बेटियों का खून नहीं कर दूंगी, मेरी प्यास नहीं बुझेगी। सब लोग डर के ऊपर देखने लगते हैं। पेड़ पर एक चुड़ैल लाल जोड़े में सजी धजी बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? क्यों मार दिया तुमने उसको? मैं भी अपने बाप की लाडली थी। सब मुझे चंपा कहते थे, क्योंकि माँ कहती थी तेरा रंग बिल्कुल चप्पाई है, इसीलिए तेरी दादी ने यही नाम रखा है। बड़े अरमानों से मेरे बापू ने मेरा ब्याह करना चाहा था, पर तुम सबने मेरी शादी के ही दिन मुझे मेरे गांव से उठवा लिया और मेरे साथ जबरदस्ती भी की। फिर मेरी बोटी बोटी करके अपने गांव की उत्तर दिशा वाले कुएं में डाल दिया, जहां कोई जाता ही नहीं था। भूल गए? मैंने कुछ भी नहीं किया था, खाली गाड़ी चला रहा था। वो तो चुप हो जाओ। गुनहगार का साथ देना भी गुनाह है। तुम्हारी बेटी की तो सिर्फ मैंने जान ही ली है। अब क्यों रो रहे हो? उस बात को तो 2 साल हो गए। अब माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा।
सभी गुनहगार चौधरी, सरपंच और जमींदार हरिहर खड़े खड़े थर थर कांप रहे थे। अचानक वो पेड़ से कूदी और जमींदार की तरफ लपकी। तू सबसे बड़ा पापी है। तूने सबके साथ मिलकर मेरी जिंदगी तबाह की और मुझे बोटी बोटी काट डाला। पुलिस को भी पैसा खिलाकर सारा मामला रफा दफा करवा दिया। वो जमींदार को गिराकर उसके सीने पर सवार हो गई और अपनी दांतों को उसकी खोपड़ी में धंसाकर खून पीने लगी। वो थोड़ी देर छटपटाया, फिर उसका शरीर एक तरफ लुढ़क गया। मुझे माफ कर दो। हाँ, तूने ही तो सबसे पहले मेरे अरमानों का गला घोटा था। जब मैं गिड़गिड़ाई थी तो तू ठहाके लगा रहा था। ठहर जा। सरपंच को ठोकर लगी, वो गिर पड़ा और चुड़ैल उसकी पीठ पर दांत धंसाकर उसका खून पी गई। उसका ये भयानक रूप देखकर सभी लोग डर के मारे स्तब्ध हो गए। अब वो चौधरी की ओर घूम आई। मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूं। हाँ, दोषी तो मैं थी जो तुझसे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और एक ही झटके में मरोड़ दी। चौधरी ने भी अंतिम सांस ली। मुझे मत देखो, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो लोगों के कहने पर सिर्फ तुम्हें अगवा किया था। मेरे कमरे में से मुझे तू ही उठाकर लाया था ना। मेरी माँ कितना रोई थी। तूने अपनी जूते की नोक से मेरी माँ के मुंह पे ही दे मारा था। तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। मेरे बापू और मेरी माँ ने इसी दुख में अपनी जान दे दी थी। उसने उसकी दोनों टांगें पकड़कर चीर दी। गाँव वालों, आज से याद रखना, किसी भी बहू बेटियों पर बुरी नजर डाली तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। यह कहकर वो सिसकियां लेने लगी। अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना, हमें माफ कर दो। अब तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। अगर तुम अपनी बेटियों की सलामती चाहते हो, शादी में कभी लाल जोड़ा मत पहनाना। उसको देखते ही मेरा खून खोल जाता है। ठीक है, ठीक है। गांव में हर लड़की की शादी के पहले उस उत्तर दिशा वाले कुएं पर लड़की को लाकर उसमें झांकने को बोलना। ठीक है, ठीक है। अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी अम्मा, तुमने ठीक पहचाना था। मैं शैतान ही बन गई हूँ। मेरी आत्मा कब तक भटकती रहेगी मुझे खुद नहीं पता। अब तुम्हारे गांव के सारे पापी चले गए हैं। सब लोग चले जाओ। इस गांव में ऐसे ऐसे जल्लाद बैठे थे, कोई नहीं जानता था। गांव वाले वापस आ गए। अब जब भी उस गांव में किसी की शादी होती है तो लड़की लाल जोड़ा नहीं पहनती। शादी से पहले कुएं पर जाकर उसमें झांकती है और अपने विवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद मांगती है। वो चुड़ैल उस गांव में कभी नहीं दिखाई दी। उसका बदला पूरा हो गया था।